देखो, जो हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, और हम लोगों ने सिंपल प्रोबेबिलिटी ने सैंपल स्पेस के थ्रू और कॉम्बिनेशन के थ्रू निकालनी सीखी। अब हमारे पास जो दो कंडीशंस और आती हैं, एक आती है बायनोमियल थ्योरम। पहले मैं बायनोमियल करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कंडीशनल इवेंट्स कराऊंगा। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट गेम्स में हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। विद रिप्लेसमेंट अगर हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं तो हम विद रिप्लेसमेंट गेम में आप किसी भी जगह पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो। एंड फॉर कैलकुलेटिंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आपको चार चीजों की जरूरत होती है: एन, पी, क्यू एन आर। एन होता है टोटल टर्म्स, टोटल ट्रायल्स। पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन सिंगल ट्रायल। क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, तो हम इसे सीधा 1 - p से निकाल देते हैं। एन आर होता है टोटल विनिंग टर्म्स। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तो आपको बेसिक पहले इनकी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 4 बार कॉइन टॉस किया है, विद रिप्लेसमेंट है, कॉइन है। एन कितना हो जाएगा बच्चा इस केस के लिए? 4। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होगी 4, हमने कॉइन टॉस करा है। उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। अब 3 हेड्स आ रहे हैं, 4 हेड्स आ रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टर्म, एक बार कॉइन टॉस करूंगा, हेड आने के चांसेस कितने होते हैं? 1/2। पी कितना हो गया? 1/2। क्यू, क्यू इज probability of losing, that is also that is calculating through p only. So 1 - p is 1/2 is again, आने के चांसेस हेड के 1/2 है, ना आने के भी तो 1/2 ही होते हैं। अब उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, तो आर मेरे लिए कितना हो गया? 3 हेड्स। आर कितना हो गया? 3। अब कई बार क्या होता है, हमें बोला गया वी हैव 52 कार्ड्स, राइट, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, एन कितना हो गया? 52। आंसर इज नो। एन है बेटा जितने कार्ड्स आपने विदड्रॉ किए हैं। 5 कार्ड्स विदड्रॉ किए, एन मेरे लिए 5 है। आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 5 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मेंशन होगा तभी यही करेंगे, अदरवाइज तो कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में चले जाएंगे। विद रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस एग्जैक्टली 2 टाइम्स। एन कितना हो गया इस केस के लिए? 5। पी, एस आने के चांसेस, एस कितने होते हैं? 4 होते हैं आउट ऑफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/13। क्यू कितना हो गया? 12/13, 1 - 1/13। और आर कितने चाहिए? एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 है या 3 है जो भी है, तो 2 आर हो गया हमारे लिए। 3 होगा तो 3 आर हो जाएगा। अब इन सबको निकालने के बाद हमें एक फॉर्मूले में डालना पड़ता है जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्म कंडीशन होती है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर n - r। जो आपने एनपी क्यू आर निकाले हैं वो आपको सिंपली इसमें रिप्लेस कर देने होते हैं, दैट्स इट। क्लियर? कोई डाउट? अब जैसे मैं अगर इसी केस की बात करूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 5c2 1/13 की पावर 2 एंड 12/13 की पावर 3। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन देख सकते हो। आंसर इसी तरीके से आपको मिलते हैं वहां पे, सॉल्व नहीं करना पड़ता मोस्टली क्वेश्चंस में, डायरेक्टली आपको मतलब इसी तरीके की फॉर्म्स में दिया होता है। मैक्सिमम आपको सिर्फ यही सॉल्व करना होता है, राइट। अब बट एक चीज याद रखना, देखो दो गेम्स है हमारे पास, एक गेम है कॉम्बिनेशन, एक गेम है बाइनोमियल थ्योरम। कॉम्बिनेशन कब लगेगा? व्हेन द गेम इज विदाउट रिप्लेसमेंट। बाइनोमियल कब लगेगी? व्हेन द गेम इज विद रिप्लेसमेंट। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, एन कितना हो गया? 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट एटलीस्ट 5 हेड्स। हेड्स की बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। क्यू कितना हो गया? 1/2। अब बात कर रहा है बच्चा वो एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 बार तो होना ही चाहिए। 5 बार हो या 6 बार हो तब भी तो जीत ही जाओगे। 5 एंड अबव सारे मेरी फेवरेबल टर्म्स हो जाएंगी। टोटल 6 बार उछाल रहा हूं तो 6 ही बार आ सकता है मैक्सिमम हेड्स।
तो अब मेरे को दो केसेस यहां पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज 6c5 1 by 2 की पावर 5 1 by 2 की पावर 1 प्लस 6c6 1 by 2 की पावर 6 1 by 2 की पावर 0. राइट तो फर्स्ट केस हमने किसके लिए निकाला, r इज इक्वल्स टू 5 के लिए, और सेकंड केस किसके लिए निकाला, r इज इक्वल्स टू 6 के लिए. राइट कई बार कंडीशंस थोड़ी सी ट्विस्टेड भी होती हैं. मुझे यहां पे बोला गया अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन. पेयर ऑफ डाइस, आप लोगों ने एक गेम आती है मोनोपोली, आपने वो खेली होगी, बिजनेस के नाम से फेमस थी वो पहले. तो उसको खेलने के लिए पेयर ऑफ डाइस की नीड होती है. तो वो पेयर ऑफ डाइस अब मेरे लिए एक ही गेम हो गई. टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 36. उसने बोला पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स. एन कितना हो गया, 4. एन तो टोटल 4 बार फेंकी है. पी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट. डबलेट मींस सेम नंबर. अब कितने कितने होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और कितने 6 आउट ऑफ. सो वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई. सो Q विल बी एन R. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट एग्जैक्टली 2 टाइम्स. तो R कितना हो गया, 2. सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस के लिए, 4c2 1 by 6 की पावर 2 and 5 by 6 की पावर 4 minus 2 that is also equals to 2. देखो एक सिंपल सा लॉजिक है. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें क्या करना है, कब करना है, ये हमें पता नहीं होता. मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ. सैम्पलिंग जो मेथड है वो हर जगह अप्लाई होता है. आप 50 बार कॉइन टॉस करो, आप उसके लिए भी सैम्पलिंग यूज कर सकते हो. बट वी नो दैट 3 से ज्यादा के लिए सैंपल स्पेस बनाना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम आइदर वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम. कॉम्बिनेशन किन केसेस में यूज करेंगे, व्हेन द रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड, और विद रिप्लेसमेंट केसेस के लिए हम क्या अप्लाई कराएंगे, बाइनोमियल थ्योरम. सिंपल सा लॉजिक है. अब अगर हम लोग यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है मैं आपको वो समझाता हूं पहले. यार हमें ना यहाँ पे बोला गया, मैंने ना एक डाई फेंकी लेट्स सपोज, और हम बैटिंग कर रहे थे. बैटिंग मतलब पैसे लगा के खेल रहे हैं. अब मैंने डाई फेंकी, आप, मैं हाथ रख रहा हूं, आपके मन में आ रहा है यार 3 आना चाहिए, एक नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है. आपने देखा यार आपने सोचा 3 आना चाहिए. अब एक बच्चे ने ना यहाँ पे मेरे को फेंकते हुए देख लिया और उसने ना नंबर देख लिया, उसने बोला इवन नंबर है. क्या आप अपने 3 पे अब पैसे लगाने वाले हो, नहीं. क्यों, क्योंकि अब आपके जीतने के चांसेस कितने हो गए, 0. क्योंकि सैंपल स्पेस अब क्या बन गया, सिर्फ 1 3 और 5 का. अगर उसने बोला होता, अभी वैसे आपके जीतने के चांसेस कितने थे, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 1 by 6 सिंपल सिंगल नंबर है. अब उसने बोला ये ना इवन नंबर है, और आप सोच रहे थे कि 4 पे पैसा लगाऊं, तो अब आपके जीतने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए ना. पहले आपके जीतने के चांसेस कितने थे, 1 आउट ऑफ 6, अब कितने हो गए, 1 आउट ऑफ 3. क्योंकि अब जो सैंपल स्पेस है वो श्रिंक हो गया. देखो ये बहुत इजी सा गेम था, क्योंकि हम एक सिंगल डाई फेंक रहे थे, तो हम इजीली बता पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज किस हिसाब से निकल रही है. बट जब क्वेश्चंस बड़े होते हैं, वैल्यूज बड़ी होती हैं, तो हम लोगों को निकालने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम इसको कंडीशंस बेस के अप्लाई करते हैं. वी कॉल्ड इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन द बेसिस ऑफ एफ, जहां पे ई वो प्रोबेबिलिटी होती है जो हमें फाइंड करनी होती है, और एफ वो प्रोबेबिलिटी होती है जो हमें गिवन होती है. और इसकी कंडीशन होती है पीई ऑन द इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. जैसे कि अभी मैंने एक गेम खेली, उसका सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 एंड आपने क्या सोचा था, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए. लेट्स सपोज वो इवन वाली गेम खेलते हैं, कितनी चांसेस हैं, एफ. उसने कहा कि यार इवन नंबर आया है, इवन नंबर इज, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, 4, 1 आउट ऑफ 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन द बेसिस ऑफ एफ क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
divided by probability of f. Intersection is 1/6 divided by 3/6. So probability कितनी हो गई? 1 by, हमारी अभी यही आ रही थी ना कि 4 आ रहा है, 2, 4 और 6 है, तो 1/3 हो गई हमारे जीतने के चांसेस। तो केसेस निकालने के लिए हमें ये पूरा का पूरा मेथड यहाँ पे अप्लाई कराना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समटाइम्स वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ यूनियन, सो हमारे को एक फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है सेट्स थ्योरी में, कि probability of A union B is equals to probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F. So ये हमारे लिए है binomial theorem और conditional probability. Basic probabilities सारी इसी पे based होती है, even odd और क्लियर है, कोई डाउट? नाउ इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी। देखो यार, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इजी सा मेथड है, एक इजी सी कंसेप्ट, मतलब एक कंसेप्ट है जो इसी के थ्रू ही सॉल्व होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, कि मतलब अगर मैंने 3 बार कॉइन टॉस करा है तो एक बार आने के चांसेस क्या होंगे। यानी अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करूं तो हम 4 चीजें निकाल रहे थे, अब हमें सिर्फ 3 निकालनी है। क्या क्या? एन, पी और क्यू। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे केसेस की बात कर रहा हूं, जो हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस बेस पे कर रहे थे, मुझे अब सारे केसेस की कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है। लेट्स सपोज वी थ्रो अ डाई 3 टाइम्स, सॉरी वी थ्रो अ कॉइन, टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स। इफ वी टॉस द कॉइन 3 टाइम्स, तो हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? एक बार भी ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, या 3 बार आए, यही कंडीशन हो सकती है। सैंपल स्पेस याद है सबको? कितने एलिमेंट्स होते हैं 3 बार कॉइन टॉस करने पर? 8। और हमारे वो 8 एलिमेंट्स वाले हमें याद है ना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। अब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, हेड एक बार भी नहीं आ रहा, कितने केसेस हैं? 8। वन हेड आने के कितने केसेस हैं जिसमें एक ही बार हेड आ रहा हो? 2 हेड आने के, और 3 हेड आने के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टोटल शुड बी इक्वल्स टू 1। तो एक चीज याद रखना, सिग्मा पी एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, राइट? तो कई बार क्या होता है, आप लोगों को ये पूरी एक टेबल दे रखी होती है, इसमें 2 चीजें प्रॉब्लम आती हैं। पहली चीज, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। सेकंड, द सम शुड बी इक्वल्स टू 1। तो कई बार क्या होता है, हमें बीच में एक वैल्यू मिक्स करके x दे रखा होता है, तो आपको इन तीनों को ऐड करके उस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और कंडीशंस फाइंड आउट करनी होती है। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी के बाद भी अभी हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और काफी सारे इसी में ही डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही हमारे पास और अलग चीजें, जैसे मीन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, वो हमारा हायर वर्जन है। बेसिक प्रोबेबिलिटी में जितना सब आता है वो सारा यही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गई, और उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन पार्ट हो गया, राइट? तो ये सारा हमारा इसी बेस पे, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं। यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज। जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वी विल डिस्कस, एंड इसके अलावा जो अब बाकी वाला पार्ट है वो हम लोग इस पूरी बेसिक प्रोबेबिलिटी के बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है?